हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने पिछली क्लासेस ली हैं आपको उसमें ऑर्गेनिक का पार्ट समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। तो ये जो सीजन 2 चल रहा है हमारा कैमवेदा का, आई होप कि इसमें ऑर्गेनिक पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, बहुत से डाउट्स आपके दूर हुए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और बहुत कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा, ये भी मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बताइएगा मुझे अपने अपने जो एक्सपीरियंस है मुझे वो जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट्स में कि सर ये चीज आपने अच्छी बताई, सर ये चीज आपने गलत बताई, सर ये चीज में मजा नहीं आया, सर ये चीज अच्छी लगी हमें। वो सब बताइएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो हम टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर। अब सॉरी, इन बातों के ऊपर, टॉपिक को तो करेंगे बेसिकली, टॉपिक टाइम वेस्ट करना है। तो टॉपिक के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हमने 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ना था एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ वाज द रिएक्शन विद मेटल। ये 4 पढ़नी थी। अब उसमें से बेसिकली हमें क्या करना है, पहले टाइप की जो रिएक्शन थी वो हमने शुरू कर दी थी बेसिकली, और वो शुरू की थी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि क्या होती है, कैसे होती है, और उसके कुछ कंसेप्ट भी हमें यूज हुए थे। न्यूक्लियोफाइल कैसे हम पता करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे पता करेंगे, मतलब सॉरी लीविंग ग्रुप कैसे पता करेंगे, और सोलवेंट वगैरह के बारे में सब डिस्कस किया था हमने। जो बेसिक हमारा यूज होना है आगे, वो सब आपको मैंने पहले ही बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आगे आ जाए। नोट्स बनाते रहिएगा भी, ऑर्गेनिक के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो करवा रहा हूं उसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। वो नोट्स अगर आपके बन गए अच्छे से तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रुकेगा मेरी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं करवा रहा हूं उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रुकेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रुकता है कहीं से तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं बार बार बोलता हूं, वहां पे अपने डाउट्स को आप भेज सकते हो और पूछ सकते हो, क्लियर। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। ज्यादा काम ज्यादा करते हैं, बातें अपने रंग में, हमें रंग में आएंगे तभी तो काम बनेगा। मेरे ही रंग में रंगने वाले, अब मेरे रंग में रंग जाओ थोड़े दिन के लिए। जब मेरे रंग में रंग जाओगे तो काम बन जाएगा, आपका भी और मेरा भी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। देखिए भाई, आज मैं आपको सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि कुछ कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं और हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी बनाऊंगा, तो आप वो नोट कर लीजिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल से ये बन सकता है। ये आपके बहुत काम आएगा जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ते हो, क्वेश्चन करते हो। उसमें क्वेश्चन आपका है, मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट उसमें उन्होंने क्या दिया, उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर रिएक्टेंट्स के स्ट्रक्चर नहीं दिए हुए, नाम दिए हुए हैं, आईयूपीएसी नेम दिए हुए हैं, और उसमें बोला हुआ है कि इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ। तो प्रोडक्ट को देख के और रिएक्टेंट को देख के आपको बताना है कि कैसे बनेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल ये वाला प्रोडक्ट बना सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल ये वाला बना सकता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हमारा लगभग सेम रहेगा, हम उसमें एक्स ही मान के चल रहे हैं, एक्स को रिप्लेस करना है। एक्स को रिप्लेस कोई भी न्यूक्लियोफाइल कर सकता है भैया जी, आपको न्यूक्लियोफाइल से पता होने चाहिए कि ये वाले न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। एक खास बात समझिए, मोस्टली जितने भी न्यूक्लियोफाइल लिखूंगा सारे रिप्लेस कर सकते हैं ना, दैट मीन सारे क्या है आपके, हमारे स्ट्रॉन्ग है, किससे, हैलाइड से, क्लियर। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसको सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल आपका है OH, OH नेगेटिव, ठीक है। बताया था ना क्या OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ठीक है। सोर्स पता होना चाहिए कि इसके लिए ये कहां से आएगा। अब नॉर्मली सी बात है, हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना, आयन थोड़े लेते हैं, तो बाद में बनते हैं। तो वो आएगा हमारा किससे, NaOH से या KOH से। एक खास बात, ये दूसरी बात, ये एक्वस होना चाहिए भाई, एक्वस, अल्कोहलिक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये जो NaOH आप ले रहे हो या KOH आप ले रहे हो, दैट शुड बी एक्वस, दैट शुड बी एक्वस, नॉट शुड बी अल्कोहलिक। अल्कोहलिक होगा तो कुछ और हो जाएगा, क्या होगा वो बताऊंगा आगे, लेकिन एक्वस होना जरूरी है। पानी के अंदर सोलवेंट आपको क्या लेना है, वाटर लेना है, वाटर, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहां से प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखिए RO और H, तो ये बन गया अल्कोहल। मतलब हम अल्कोहल बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से। देखो दोनों काम हो रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन रहा है, और पीछे पढ़ के आए थे कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड भी बना रहे थे। बट एक काम की चीज देखना बेटा, वहां हम एसिड ले रहे थे, जब हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे तो एसिड ले रहे थे, HCl, HBr, HI। लेकिन जब अल्कोहल बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड से तो भैया बेस ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। ऑर्गेनिक यही तो खास बात है कि एक से दूसरा बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको
रिएजेंट चेंज करना होता है। बात समझ में आई? चलिए जी, ये पहला हो गया। ऐसे ही ये किससे आया होगा? इससे आया होगा। H2O से भी हो सकता है, H2 न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो H2O तो H2O से ही मिलेगा भैया जी, ये तो कहीं से मिलेगा ही नहीं, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। प्रोडक्ट ये भी क्या बनाएगा? अल्कोहल ही बनाएगा। तो कहीं पर आपको अगर ये लिखा मिल जाए या ये लिखा मिल जाए, दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट से है भाई वही बताऊंगा, ज्यादा तो आपके रिएक्शंस में आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। मैं अब लिख रहा हूं, अब समझाऊंगा नहीं, मैं फटाफट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट देखते रहिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है CN नेगेटिव, ये आता है हमारा KCN से। ठीक है, और एक हमारा हो सकता है NC, कल मैंने बताया था आपको एम्बिडेंटेड होते हैं, तो ये आता है आपका AgCN से। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्राइल्स बनेंगे RCN, और आइसोनाइट्राइल बनेंगे दैट इज RNC। क्लियर? इसी तरीके से आपका NO2 नेगेटिव हो सकता है, जो आपका आता है AgNO2 से आपकी बार, और एक आपका होता है ONO नेगेटिव, जो आपका आता है KNO2 से। यहां प्रोडक्ट बनेगा आपका RNO2 नाइट्रेट्स, और यहां सॉरी नाइट्रो, और यहां आपके बनेंगे नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं H2O OH। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स? NH3 हो सकता है, हाँ NH3 से हो सकता है। यहां किससे मिलेगा? ये NH3 से ही मिलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? RNH2 बनेगा। ठीक है, इसके अलावा इसी में आप डेरिवेशन कर सकते हो। RNH2 अगर आपका लिया हुआ है आपने न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है, तो ये एक मिनट सॉरी, आप ये लीजिए NH2 आएगा कहां से? ये RNH2 से आएगा, और बनाएगा क्या? R2NH बनाएगा। ठीक है, R सेम भी हो सकते हैं दोनों, डिफरेंट भी हो सकते हैं भैया, मैं वो अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। सिमिलरली आप NH भी ले सकते हो, ये बनाएगा, ये कहां से आएगा? RNH, R2NH से आएगा, और ये RN3 बनाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसमें आगे जाके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां लिख लेते हैं, जगह होगी शायद। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां से हमें H नेगेटिव मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा अभी, इसमें ध्यान की बात लिखना अभी। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H नेगेटिव देगा, और अगर H नेगेटिव देगा तो वो एल्केन बनाएगा, एल्केन। तो एल्केन भी हम बना सकते हैं। अब देखिए, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है भैया। ठीक है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट आपने एक और पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक आपने पढ़ा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक और होता है फिनाइल टिन हाइड्राइड। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलेगी ये। ठीक है, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो आपका बेसिकली क्या करता है? सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करेगा, टर्शरी को नहीं करेगा। जो ये वाला है ये सेकेंडरी और टर्शरी को करेगा, प्राइमरी को नहीं करेगा। ये बातें बहुत काम की है बेटा, जो नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे घुमाते हैं फिर आपको इन्हीं चीजों में। तो ये बातें बहुत काम की बता रहा हूं, अलग से डब्बा बना के लिख लीजिएगा। जो आपका NBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इट रिड्यूस सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल्स। लेकिन जो भैया ये वाला है ना, ये कहता है मेरे साथ कोई आ जाए, किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको उड़ा दूंगा, सबको, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो। तो ये बात बहुत काम की है भैया जी, लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज बता दी आपको मैंने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिनाइल टिन हाइड्राइड दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास N3 नेगेटिव एक पड़ता है, N3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या बनाता है? ये RN3 बनाता है। RN3 आता कहां से है? ये आपका सोडियम एजाइड से आता है, सोडियम एजाइड से। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कहां होता है? ये आपका फिल होता है बेसिकली, जो ये कार के अंदर जो एयर बैलून होते हैं ना, उसके अंदर फिल करते हैं इसको, सोडियम एजाइड को। ठीक है, तो यहां से एजाइड आयन होता है, ये आपका RN3 बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूक्लियोफाइल है, इनको पढ़ लीजिए, इनसे आपका काम चल जाएगा, ज्यादा डीपली हमें नहीं घुसना है। हाँ, आप ध्यान ये रखिएगा बस, KCN के केस में हम क्या बना रहे हैं और AgCN के केस में हम क्या बना रहे हैं, इसके रीजन पे हम जाएंगे बाद में, फिलहाल तो मैं नहीं जा रहा हूं इसके बेस पे। एक और बात इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, इसके लिए स्टार में लिख लीजिए कहीं पे भी, मैं तो अभी साफ नहीं कर रहा, इसको जगह नहीं है मेरे पास बनाने के लिए, इसलिए यही लिख रहा हूं आपको कि KCN का यूज हम क्यों करें, कब करेंगे, इस रिएक्शन का यूज हम कब करेंगे। अगर हमें चेन बढ़ानी है कार्बन की, इंक्रीजिंग द कार्बन चेन, कुछ रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर वो रिएक्टेंट में कार्बन कम दे रहा है और प्रोडक्ट में कार्बन ज्यादा दे रहा है।
ऐसे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपसे उसने बोला हुआ है कि आपके पास क्लोरोइथेन है और आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि मुझे आप प्रोपेनोइक एसिड बना के दिखाइए। प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2Cl से आप मुझे CH3CH2COOH बना के दिखाइए। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, अगर आप यहां देखते हो तो यहां पर 2 कार्बन है, लेकिन यहां पर तो 3 कार्बन है भैया जी, कार्बन बढ़ गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाना है आपको। मैं आपको यह भी कह सकता था कि इससे ये बना के दिखाओ, तब भी आप बना सकते हो। कैसे? पहले यहां पहुंच जाओ, यहां से फिर KCN से कर दो, CN आ जाएगा। CN से करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन कर दो, वो आपको ये बना के दे देगा। CN can be converted into COH, CN can be converted into COH। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको NCERT में देखने को मिलेंगे। तो उसका तरीका ये है, यहां से आप पकड़ सकते हो उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका कुछ न्यूक्लियोफाइल थे जो आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर जो आपको बतानी थी। ये तो आप बुक पढ़ लोगे, आसान सी बातें हैं, तो न्यूक्लियोफाइल ही तो देखने हैं। लेकिन मुन्ना जुडू में तो सूर आते हैं, शेर तो अकेला ही आ रहा है। अब शेर आएगा, शेर कौन आएगा? शेर आएगा अब, शेर आया, शेर आया पे कोई रैप भी है ना शायद किसी मूवी के अंदर, है ना? शेर आया कुछ और ही है, शायद शेर तो नहीं कहता, कुछ और ही कहता है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मतलब ऐसा को लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है। चलिए और अच्छा, आप देखिए, अब बात जरा समझने की है। क्या कल आपको मैंने कहा था, मैं 2 मार्कर यूज करने की कोशिश करता हूं। कल आपको मैंने कहा था कि भैया ये मेरा एल्काइल हैलाइड है ना, इस पर है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब बात यहां से क्या आती है? बात बेटा जी ये आती है कि इसके पास कितने तरीके हैं इसको रिप्लेस करने के। कितने तरीके इसके पास तो नहीं कह सकते, बट ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है इस एक्स को रिप्लेस कर सकता है। और उसको हम ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। तरीका तो यही होता है ना, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म किसकी करनी है? न्यूक्लियोफिलिक को सब्स्टिट्यूट करने की। दैट मीन्स की मैकेनिज्म क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो मैं इसको साफ कर दूं, समझ में आ गया थोड़ा सा कि मुझे क्या बताना है आपको? मुझे अब आपको क्या समझानी है? मैकेनिज्म समझानी है। न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करने की मैकेनिज्म समझानी है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम? हेडिंग बनाएंगे हम न्यूक्लियोफिलिक, मैं इसको थोड़ा यहां से लिखता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाओ व्हाट आर मैकेनिज्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। MS चौहान सर की बुक के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलकर सोल्व होंगे, अब आने वाले टॉपिक से ही सोल्व होंगे। एक एक पॉइंट जो लिखवाऊंगा उनसे एक क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया जी, छोड़ ही नहीं सकते हैं हम, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सोल्व करने की, इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अब जो करवाऊंगा ना, एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन सोल्व होगा भैया जी, एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन सोल्व। जो ना हो, अभी तक भी ना हो, वो ऐसा नहीं करवाऊंगा नहीं, वो मैंने शायद सोच रखा है बाद में करवाने किसी तरीके से, लेकिन अभी जितना होगा उससे 90% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, 95% हो जाएंगे। बाकी 5% 10% हो सकता है शायद वो जो टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं उससे सोल्व होते हो आपके, बट पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको वो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए भाई, हम अगर हम इस पूरी इस सिस्टम को देखें, इसमें मैं RX लिख रहा हूं, NU लिख रहा हूं, यहां पर हम सोलवेंट भी कई बार लिख लेते हैं क्योंकि सोलवेंट तो लेना ही है हमें, हमारा काम आएगा आगे। तो अगर आप देखें तो इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं? इसमें आपकी 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो ये भैया जी, है ना, हो रहा है ना। दूसरा ये पूरा, ये कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा ये कैसा है, जाने वाला कैसा है, जाने वाले मत जा, आने वाले मत आ। और चौथा कंडीशंस क्या ले रहे हैं, ये कंडीशंस है ना, सोलवेंट तो कंडीशन ही बता रहा है, लेकिन कंडीशंस में हमने करवाया। तो 4 कंडीशंस के बेस पे, मेनली 4 कंडीशन के बेस पे, एक न्यूक्लियोफाइल,
सेकंड इज रिएक्टेंट, थर्ड इज लिविंग ग्रुप एंड फोर्थ इज रिएक्शन कंडीशंस दैट इज सॉल्वेंट। ओके, इसके बेस पे बहुत तरह की मैकेनिज्म इसके अंदर आती हैं पढ़ने के लिए, बट आपके लेवल पे हम कुछ ही मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो आपके आती हैं 12th लेवल तक, जेई लेवल तक, नीट लेवल तक, वही हम पढ़ेंगे। मैं बता देता हूं सारे मैकेनिज्म, लेकिन करेंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली ही जो ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहले हम मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे भैया जी, सबसे डेफिनेशन लिख लीजिए आपके, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट, लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शन कंडीशन, मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में भी देर, मैं इतनी लंबी लाइन नहीं लिख रहा हूं, मैं सब समझा रहा हूं कौन कौन सी होंगी। देखिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे SN1 के बारे में। SN1 मैकेनिज्म, इसका लिखने तरीका सही समझ लीजिए, कुछ बुक्स में गलत होता है, S आगे N नीचे और 1 सामने, SN1। तो ये SN1 मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती सब पढ़ेंगे, इसके बारे में सब 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 पढ़ेंगे भैया, सब, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। SN2 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, इसी तरह से एक हम SNI पढ़ेंगे। मैं पहले वो लिख रहा हूं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। SN1 पढ़ेंगे, SN2 पढ़ेंगे, SNI पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में दोबारा से, कहां पढ़ चुके वो भी बताऊंगा। SNI पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे SN, हालांकि SN नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होती है बेसिकली SNI में आती है, बट कुछ केसेस में नहीं भी आती है, हो सकती है ये दोनों सेम सी, बट कुछ केसेस में नहीं होती है, तो इसको अलग से लिख रहा हूं। SN नेबरिंग ग्रुप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बेसिकली हम SN टेट्राहेड्रल पढ़ सकते हैं, ये हमें नहीं पढ़नी है फिलहाल, होती है बट हमें पढ़नी नहीं है, काम भी नहीं है कहीं आपके, इसका यूज भी नहीं है कहीं पे आपका, इनका फिर भी यूज हो जाता है कहीं ना कहीं इनका, लेकिन इसका यूज फिलहाल अभी तक आपके नीट जेई लेवल में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नहीं मिलता कहीं भी। इसके अलावा SN एरोमेटिक, मैंने कहा था ना कुछ एरोमेटिक भी होते हैं जो शो कर देते हैं, बेसिकली इसको हम सेट मैकेनिज्म बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, एसिटी हम उसको बोलते हैं, वो आपके आ सकती है। इसके अलावा SN एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। इसी तरह इसका उल्टा भी होता है एक और, SN एलिमिनेशन एडिशन, पहले एलिमिनेशन होता है फिर एडिशन होता है, तो ये भी मैकेनिज्म्स होती हैं जो SN में होते हैं। तो बहुत सारी तरह की मैकेनिज्म आपकी हो सकती हैं, दैट इज SN1, SN2, SNI, SN नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, SN टेट्राहेड्रल, SN एरोमेटिक, दैट इज सेट भी बोल सकते हैं, SN एडिशन एलिमिनेशन और SN, कुछ इनमें आपस में इंटरमिक्स भी हो जाती हैं, कुछ सिमिलर सी दिखती हैं, ठीक है। हमें जो पढ़नी है, हमें क्या क्या पढ़नी है, एक तो हमें इस पर बहुत फोकस करना है भैया जी, बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको हर जगह इसी के मिलेंगे, एनसीईआरटी में है ही सिर्फ इसी के। बोर्ड लेवल पे आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, बोर्ड लेवल अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ रहे हो तो सिर्फ इतना पढ़ना है, फालतू आप बेशक ना पढ़िए, लेकिन नॉलेज बढ़ानी है तो बेशक पढ़ सकते हो। ये आप पढ़ सकते हो बोर्ड के लिए भी, बोर्ड प्लस नीट और जेई के लिए आप इसमें पढ़ोगे, क्वेश्चन आता है यहां से, करवा चुका हूं पहले मैं, लेकिन दोबारा बता दूंगा। नीट जेई के लिए आपको इसको पढ़ना है, क्लियर। ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो फिलहाल। हाँ, इसका एग्जांपल मैं करवा दूंगा, एक आधा इसी से मैच हो जाएगा, एक मैं इसका करवा दूंगा एग्जांपल, एसईटी का काम आ जाएगा ना कहीं, बट मोस्टली जो मैं फोकस रखूंगा ज्यादा वो इसी पे रखूंगा, ठीक है। SN1, SN2 और SNI पर थोड़ा बहुत जो बाकी मैंने लिखे हैं उन पे कर देंगे, बट मोस्टली फोकस आपको इसी पे करना है, और इन दो को तो भैया छोड़ना ही नहीं है। बोर्ड लेवल प्लस नीट दे दोनों में आ रहे हैं, ये सिर्फ दोनों में आ रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं, जेई में भी आ रहे हैं, बोर्ड में भी आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बच सकते इसका। और ऐसा करवा दूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा आपका, एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, किसी भी टॉपिक से आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए। रुकता है तो मुझे बताइए क्यों रुकता है, फिर मैं बताऊंगा कहां रोक रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, वरना तो नहीं रुकना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। चलिए, तो ये समझ में आ गई सारी मैकेनिज्म्स, कौन कौन सी हमें पढ़नी है। इतनी सारी मैकेनिज्म होती है, देखिए इतनी सारी हो सकती हैं, बट हम इतने लेवल पे नहीं जा रहे थे, डीप लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं, वो तो बहुत हाई लेवल पहुंच जाएंगे हम। हमें बेसिक जो नीट लेवल तक कवर करना है तो उसमें हम कवर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए साफ कर दें इसको, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। कहेंगे सर आप तो डरा रहे हो। भैया जी हम डरा नहीं रहे हैं, हम तो डर दूर करने आए हैं आपका। फर्स्ट क्लास में ये बोला था कि डर को कूड़े में निकाल देंगे। डरना क्यों है, जब अभी हम पढ़ा रहे हैं तो डरना किस लिए है। साथ का काम साथ करते रहिए, डरोगे नहीं। ऑर्गेनिक ऐसी आ जाएगी कि यस सर अब ऑर्गेनिक से डर नहीं लगता है, अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन फटाफट से हमारे हो जाते हैं। अब पेपर में हम 100/100 मार्क्स लेंगे, केमिस्ट्री में 100/100 मार्क्स लेके दिखाने हैं अब की बार हमें। टारगेट हमारा क्या है अब की बार, टारगेट है हमारा 100 का, 100 आउट ऑफ 100। टीचर भी चेक करने वाला चौक जाए, अरे क्या बात है बच्चा बहुत केमिस्ट्री पढ़ता है भैया, 100/100 ले लिए, 100/100 ले लिए, कैसे ले लिए। तो टारगेट ये रख के चलना है 100/100 का केमिस्ट्री में, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, किसी भी बोर्ड का। ये नहीं बख्शेंगे अब की बार, 100 लेके छोड़ेंगे हम, ठीक है। मुझे क्रेडिट दीजिए मत दीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन अपने मार्क्स जरूर लेके दिखाइए कि हमें 100 लेने हैं, ठीक है। चलिए जी, तो
सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सबको साफ ही कर लेता हूं, मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी सी और काम करने की। ओ भैया जी, ओ भैया जी, ओ भैया जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज SN1 के बारे में। SN1, इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए क्या होती है। एस मीन्स सर, एस मीन्स सुशील सर। अरे भैया सुशील सर तो होता है, लेकिन एस मीन्स यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद एन फोर न्यूक्लियोफिलिक। सुशील सर नंबर 1 है, क्या बात है, अरे वाह, थैंक यू बेटा जी, आपने मुझे इतना अच्छा सम्मान दिया कि सुशील सर नंबर 1 है। अरे नहीं भैया, हम कहा नंबर 1 है, नंबर 1 तो बहुत है, हमसे ऊपर बहुत है, हम तो जस्ट ट्राई कर रहे हैं नंबर 1 बनने की। नंबर 1 बनना भी नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं होता है, आपको अपना बेस्ट देना होता है, जो अपना बेस्ट दे पा रहा है वही अच्छा है, कोई भी नंबर 1 नंबर 2 नहीं हो सकता है ना, ये तो मजाक की बात है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ टीचर्स इसको फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं, मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं मानता हूं, ये यूनिमोलिक्यूलर। हाँ, जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसा कि हाँ भाई फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, बट यहां पर हम इसका मतलब यूनिमोलिक्यूलर बोल रहे हैं। काइनेटिक्स पढ़ के आए हो आप, काइनेटिक्स के अंदर हमने यूनिमोलिक्यूलर का मतलब समझा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमोलिक्यूलर। जिन बच्चों ने काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, सारी काइनेटिक्स समझ में आ जाएगी बच्चा जी। चलिए जी, इसके बारे में हमें सीखना है आज। सबसे पहले बात तो इसकी पहचान क्या है, हम कब कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल इस रास्ते से जाएगा, ये रास्ता है भैया एक, ये रिप्लेस करने का एक रास्ता है, मैकेनिज्म है ये, एक मैकेनिज्म रास्ता है ये। तो हमें पहचान सीखनी है, हमें और कुछ नहीं सीखना, हमें पहचान सीखनी है कि कब कब ऐसा होगा जब न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से रिप्लेसमेंट करेगा। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, मैंने बताया ना 4 सिचुएशन हो सकती हैं, न्यूक्लियोफाइल के बेस पे, रिएक्टेंट के बेस पे, लिविंग ग्रुप के बेस पे और रिएक्शन कंडीशन के बेस पे। तो वही 4 कंडीशंस के बेस पे हम सब डिसाइड करेंगे कि भैया इनमें से कौन सा तरीका हम फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से समझिएगा एक एक बात, इतनी बढ़िया बातें बता दूंगा ना, ये आगे से आपका क्वेश्चन कहीं रुकेगा ही नहीं, श्योर हूं मैं, बिल्कुल श्योर इस मामले में। ठीक है, चलिए जी, तो तरीका क्या है? तरीका ये है, वो आपसे कहता है कि ऐसी जो मैकेनिज्म होती है ना, एक तो पहले तो मैं इसकी पहचान बता रहा हूं कि इस मैकेनिज्म में होता क्या है। इस मैकेनिज्म के अंदर पहली बात तो 2 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप। सब्स्टिट्यूशन कितने स्टेप में होता है? सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। आज हम ये पूरा करके जाएंगे भाई, चाहे लेक्चर की लंबाई क्यों ना हो जाए, 1 घंटे ज्यादा क्यों ना हो जाए लेक्चर, या 2 घंटे क्यों ना लग जाए इसमें, लेकिन आज मैं SN1 को पूरा करके जाऊंगा ताकि कल मैं आगे आपको SN2 बता सकूं। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप समझिए, पहले क्या होगा? पहले भैया जी ये होगा कि जो ये X है ना, ये डर के मारे अपने आप ही इसको छोड़कर चला जाएगा, भाग गया। और यही जो स्टेप है ना, किसी भी इंसान के लिए अपना घर छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, तो सबसे मुश्किल काम तो बहुत धीरे धीरे होगा ना। इसका मतलब ये जो स्टेप है ना, ये बहुत स्लो स्टेप है भैया जी। और काइनेटिक्स क्या कहती है? काइनेटिक्स ये कहती है कि जो स्टेप स्लो होता है ना, वही तो डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस स्पीड से होगी। यानी अगर SN1 मैकेनिज्म को उसने फॉलो कर लिया तो उसकी स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये कितना स्लो है। यानी पहला स्टेप ही कैसा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मतलब रेट लॉ के इक्वेशन काइनेटिक्स में लिखते थे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहां रिएक्टेंट तो सिर्फ भैया जी एक ही है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और पावर कितनी? 1 यूनिमोलिकुलर है भैया जी। तो ऑर्डर कितना हो गया? इट फॉलो, ये सारे पॉइंट पहचान के बता रहा हूं भैया जी, पेपर में आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहां तक बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी, समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए मुझे। आ गई होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अपना घर छोड़कर जाना सबसे मुश्किल काम है भैया जी, बहुत टाइम लगता है घर छोड़ के जाने में, ऐसे नहीं निकल जाते 1 मिनट में। कहीं जाना हो ना बाहर, और वो भी तब जब ये पता है कि वापस नहीं आ सकता, जाना ही जाना है, आना नहीं है, कोई और ही आएगा अब तो।
है ना। तो इसलिए वो स्टेप बहुत स्लो होता है। लड़के की विदाई देखी है ना, बहुत धीमे धीमे होती है। ऐसे नहीं कि बस शादी हुई लड़की फटाफट बैठ के चली गई, बहुत सबको मिलके जाती है अच्छे से रोके धोके, है ना। तो इसका मतलब ये बहुत स्लो स्टेप होगा। दूसरी बात पे आइए भैया जी, दूसरी बात पे। अब ये खाली हो गया, तो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है ना, बेटी गई तो बहू आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना। और ये तो जल्दी आएगी, लो भैया जी आ गई। तो ये जो स्टेप है वो बहुत फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा। इसका मतलब मैकेनिज्म समझ में आ गई, क्या होना है, क्लियर हो गया समझ में, स्टोरी समझ में आ गई सारी की सारी। कि भैया अगर SN1 होगी तो 2 स्टेप में होगी, पहली बात तो ये 2 स्टेप में होगी, ये मैं स्टार बना देता हूं यहां पे। दूसरी बात ये कि स्टेप में पहला स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें लिविंग ग्रुप पहले जाएगा, तभी तो जगह बनेगी। तो क्योंकि जा रहा है तो भैया जाने में तो बहुत टाइम लगता है, तो स्टेप स्लो है। स्लो है तो इसका मतलब पूरी रिएक्शन की स्पीड, पूरी रिएक्शन की स्पीड सिर्फ इसी पर तो निर्भर करेगी। तो ये हमने लिख लिया कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये सेकंड पॉइंट बना लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप हमने लिख लिया कि ये न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये आता बहुत जल्दी है क्योंकि जगह खाली दिख रही है इसको, तो फास्ट स्टेप है। यहां तक बच्चा जी कोई दिक्कत आई तो बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता आई होगी, अब तक तो नहीं आई होगी, मजा आया होगा सुन के कहानी आने की और जाने की, है ना। चलिए जी और बताते हैं आपको। दूसरी बात देखिए बेटा जी, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। दूसरी बात देखिए, क्या मैंने इस इक्वेशन में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन लिखी? अगर मैं इन दोनों को स्टेप को कंबाइन कर दूं तो दिखेगा तो ऐसे ना, कंबाइन करने के बाद दिखेगा तो ऐसे ना, ऐसे ना। लेकिन इस रिएक्शन के लिए रेट जो लिख रहा हूं वो तो ये लिख रहा हूं। इसका मतलब इसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का यूज नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन का यूज ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल डिसाइड ही नहीं करेगा भैया जी की स्पीड कम होगी के ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो। पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं, तो चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ना हो, वीक न्यूक्लियोफाइल ही क्यों ना हो, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। पहली बात तो सुन लीजिए सारी बातें, मैं जितनी बातें बता रहा हूं सब बता रहा हूं, मैं बोर्ड पर हर बात नहीं लिख सकता हूं, इसलिए ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा। न्यूक्लियोफाइल चाहे वीक क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि भैया जी कंसंट्रेशन तो न्यूक्लियोफाइल की यूज ही नहीं हो रही, तो कंसंट्रेशन चाहे लो रखें चाहे हाई रखें रेट पर असर नहीं पड़ता। तो क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन SN1 से हो रही होगी तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को चाहे घटा लो चाहे बढ़ा लो स्पीड पे असर नहीं पड़ना बेटा जी। इसी बात को हम काइनेटिक्स में पढ़ते, अगर इसी बात को मैं काइनेटिक्स में पढ़ाता तो ग्राफ से समझाता। तो इसका ग्राफ अगर मैं आपको पूछूं कि भैया जी ग्राफिकली आप कैसे कहोगे, क्योंकि क्वेश्चन है भैया जी ग्राफिकल, ग्राफ वाले भी। MS चौहान सर की बुक आप जब देखते हो तो वहां पर ग्राफिकल क्वेश्चन भी दिए हुए उन्होंने, आपको पेपर में आते भी है नीट जेईई में। तो ग्राफ कैसे कहोगे, मार्कर ले आए थोड़ा दूसरा चल जाए तो। ग्राफ में कहोगे कि यहां हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां हम लिखते हैं रेट, लेकिन रेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा पंडित जी। समझ में आई पहली बात। मैं देखिए, मैं बाकी टीचर्स की तरह, मुझे लगता है बाकी टीचर कैसे पढ़ाते हैं, मैंने बहुत कम देखे लेक्चर्स, लेकिन बाकी टीचर मुझे ऐसा लगता है कि सब थ्योरी बना देते हैं। ये पॉइंट्स लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। मैं पॉइंट्स में नहीं घुसता हूं, मेरी आदत नहीं है पॉइंट्स में घुसने की। मैं पॉइंट को समझा के चलता हूं, एक एक पॉइंट को समझा के चलता हूं। लिख तो बच्चे अपने आप भी लेंगे, समझ में अगर आएगा तो हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं, हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। मैं हर एक पॉइंट को रिलेट करके समझा के चल रहा हूं, मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं बना रहा हूं कि जहां आपको समझ में ना आए। तो पॉइंट्स नहीं बना रहा हूं, समरी हम बाद में भी कर सकते हैं, बिना समझते रहिए बस कि SN1 एक चल रही है तो उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए जी फ्लो में आ जाए दोबारा से। तो 2-3 बातें हमने समझ ली। क्या बातें समझ ली? एक तो 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, क्यों है वो भी बताऊंगा आगे, अभी आपको भी सब कुछ बताऊंगा बेटा जी, टेंशन मत लीजिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया
फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है, ये बता चुका हूं, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तीसरा क्या बताया, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो इफेक्ट नहीं करती। आप साइड में लिखते चलिएगा बेशक, मैं लिखते चलूंगा, चलो ठीक है। ये तीन बातें हमने अभी तक समझ ली। अब जरा सा स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्या पहचान का तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका बता रहा हूं पहचान करने का, सीधा सीधा तरीका है पहला, ये पहला तरीका है पहचान करने का। क्या कि अगर अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सॉरी, हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर वो सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, खुद ही न्यूक्लियोफाइल बन गया, जैसे वाटर हो गया, इसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, है ना। अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल लेते हैं, ETOH, अल्कोहल ETOH, सॉरी ETOH, अल्कोहलिसिस हो गया। अगर ऐसा लिखा मिल जाए ना कहीं भी, ठीक है, सोल्वोलिसिस हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, सोल्वोलिसिस की, सोल्वोलिसिस की जितनी भी रिएक्शन होंगी इसमें सोल्वेंट को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, वो पक्का पक्का पांडे जी पक्का SN1 होंगी। तो ये पहला पहचान करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल अगर खुद सॉल्वेंट होगा तो वो पक्का SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। टेन टेन टेन, ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आपको आगे समझाते हैं, बहुत काम की बात समझाने वाला हूं, अभी साफ नहीं करते हैं, चलो कर लेते हैं यार, कुछ नया समझना है तो उसको साफ कर लेते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिएगा भैया सारे के सारे, मैं नोट्स ऐसे ही बनवाता हूं, आप लिखते रहिएगा, पॉज करके लिख लीजिए, फिर प्ले कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर प्ले करके लिख लीजिए। यूट्यूब का ये बहुत मुझे अच्छा फायदा लगा रिकॉर्डेड लेक्चर में कि बच्चा आराम से रिकॉर्ड पॉज करके इसको सुन के समझ के लिख के अपनी लैंग्वेज में आगे कंटिन्यू कर सकता है। लाइव क्लासेज में ऐसा नहीं हो पाता है, बच्चे को बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, क्लासरूम में भी शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, लेकिन यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर में मुझे सबसे अच्छा काम लगता है बच्चा आराम से टीचर को स्लो करके पॉज करके लिख के अच्छे से नोट्स बना सकता है। मुझे ऐसा लगता है, बहुत बेस्ट तरीका लगता है मुझे पढ़ने का ये, ठीक है। चलिए जी, एक पॉइंट और मैं दोबारा से स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टेप ये था कि R X से R पॉजिटिव और X नेगेटिव बनता है, और फिर वो R पॉजिटिव जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है। ये हमारे स्टेप थे। ध्यान से एक बात देखिए बच्चा जी, इन मैकेनिज्म में ना, इन मैकेनिज्म में ये स्टेप नया पॉइंट बन गया। क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बनते हैं। वाह 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 वाह, ये पहचान हो गई ना कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, और ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट तो होते हैं, बीच में बनते हैं, बीच में ना शुरू में ना आखिर में, बीच में बन रहे हैं, तो इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई रिएक्टेंट SN1 को फॉलो करेगा ना तो वो कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा पहले। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा पांडे जी, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाया है, कहोगे सर टर्सरी, वेरी गुड, फिर सेकेंडरी, वेरी गुड, उसके बाद प्राइमरी, वेरी गुड। इसका मतलब यहां से क्या पहचान मिलेगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पहचान बता रहा हूं, अब पहचान बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है SN1 की, और कोई पहचान दूसरी, बाकी सब पहचानें बाद में आती हैं, सबसे पहली पहचान ही यही है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा ना, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड वो पक्का ही पक्का SN1 करेगा, करेगा ही SN1 बहुत फास्ट। मैंने कह रहा हूं कि SN2 नहीं करेगा, आगे जाके हम सीखेंगे SN2 बहुत कम, नहीं के बराबर करता है SN2, तो करता ही SN1 है, वो खुश ही SN1 करके है, राजी ही SN1 करके है। तो कहीं भी एल्काइल हैलाइड आपको SN1 दिख जाए ना तो कोशिश कीजिएगा कि SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करे। पांडे जी से बात समझ में आ गई। अभी और भी इसके बारे में बताऊंगा। तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, कहने का मतलब ये है कि अगर एक तो मेरे पास ये हैलाइड है, एक मेरे पास ये हैलाइड है, और एक मेरे पास ये, अरे सॉरी भैया, LHHH, ये हैलाइड है, और एक मेरे पास ये है सिंपल, तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी करेगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस यही हैं सारे के सारे उन बुक्स में, इनिशियल क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिख देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन जब करोगे ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, जो बता रहा हूं पॉइंट्स अप्लाई करना, बस कहीं नहीं फंसोगे कहीं भी।
ये बात समझ में आ गई। इसी वजह से तो स्टेप 2 है भैया जी, क्योंकि आसपास स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टीरिंग हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को जगह खाली होने का वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी तो स्टेप स्लो हो गया भैया। जब तक ये जगह खाली नहीं करेगा इसको बेचारे को जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब SN1 मैकेनिज्म जो है ना वो डिपेंड किस पे करती है, स्टीरिक हिंड्रेंस पे काम करती है मेनली की आगे बात जरूरी तो यही है कि मेनली डिपेंड ऑन द स्टीरिक हिंड्रेंस। जितनी भीड़ ज्यादा दिखेगी आसपास किस कार्बन के, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगाओ, बाकी कार्बन से मतलब नहीं है। अभी को इसके आसपास स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसके आसपास नहीं है, इसके आसपास नहीं देख रहे हैं हम तो इसके आसपास देख रहे हैं ना, कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है ना, अगर उसके आसपास स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो वो कोशिश करेगा कि SN1 को फॉलो करूं ना कि SN2 को। क्यों? क्योंकि भैया भीड़ इतनी ज्यादा है कि बेचारा न्यूक्लियोफाइल कहीं और से अटैक कर ही नहीं सकता, यही जगह खाली होगी तो यहीं से करना पड़ेगा। यहां तक बात भेजे में घुसी, समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? SN1 समझ में आया अच्छे से? चलिए जिसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आपको और बताते हैं। ठीक है, जो बताऊंगा रीजन के साथ बताऊंगा, रट्टा नहीं मरवा रहा हूं चीज का। मैं ये सीधा पॉइंट नहीं लिख रहा हूं कि इसको लिख लो, मैं रीजन दे रहा हूं हर चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ सकता है तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। विदाउट रीजन, विद रीजन भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। आप कहानी समझ के अच्छे से समझिए, प्यार कीजिए उस चीज से। SN1 को पढ़ा तो SN1 से प्यार कीजिए कि मुझे इसके बारे में सब जानना है, सब जानना है मुझे इसके बारे में, मुझे प्यार है तो सब जानना है। जिस चीज से आप प्यार करते हो उसकी हर चीज आपको पता होता है, कब खाएगा, कब पिएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कब लड़ेगा, कब नहीं लड़ेगा। तो ऐसे इसके लिए कीजिए। ठीक है, चलिए जी कुछ बताते हैं आपको। एक खास बात और देखिए, अब कल मैंने आपको सोलवेंट बताए थे दो तरह के, पोलर एप्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट बताए थे, है ना। उन्हें कुछ खास बातें बताई थी। जो बच्चे नए हैं आज ही वीडियो देख रहे हैं, पिछली वीडियो देख के आइए बेटा जी, वहां आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया था। और जो बच्चे देख चुके उन्हें पता है क्या बताना है। देखिए भैया जी, कल मैंने आपको बताया था कि जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं ना, वो कैटायन और एनायन दोनों को सोलवेट कर सकते हैं ना, बताया था ना कल। लेकिन जो पोलर एप्रोटिक होते थे वो सिर्फ एनायन को ही थोड़ा बहुत सोलवेट कर सकते हैं, कैटायन को तो सोलवेट कर ही नहीं सकते हैं। यही तो कल बताया था मैंने, ठीक है, कि ये सिर्फ, सॉरी उल्टा हो गया, कि सिर्फ कैटायन को सोलवेट कर सकते हैं, एनायन को तो कर ही नहीं सकते, है ना। अब ध्यान से देखिए, हमारे वाली जो रिएक्शन है उसमें पहले स्टेप में कैटायन भी बन रहा है, एनायन भी बन रहा है, तो दोनों को सोलवेट करना पड़ेगा। और दोनों को सोलवेट तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट ही कर सकता है। इसका मतलब कि SN1 मैकेनिज्म जो होगी ना वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगी। तो कहीं भी किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर कोई सॉल्वेंट लिखा हुआ है और वो पोलर लिखा हुआ है तो भैया समझ जाइएगा कि बंदे ने मैकेनिज्म SN1 फॉलो कर रखी है। ये पहचान का एक और तरीका हो गया। पहला तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट रखना है आपको, ये देखिए कि हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा है। पहला तरीका जो बता रहा हूं, अल्काइल हैलाइड चेक कीजिए कैसा है। सबसे पहले तो यही देखना है, सबसे पहले तो यही देखना। और भी तरीके आएंगे, अभी बारी बारी बताता चलूंगा। दूसरा क्या देखना है, दूसरा तरीका क्या देखना है, सोलवेंट देखना है पांडे जी, सोलवेंट कैसा है। और तीसरा तरीका भी बताया था, क्या बताया था याद करना और मुझे बताना, आपके लिए छोड़ रहा हूं। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक तरीका और बताया था पहचान करने का, जो मुझे बता देगा उसे मैं पेटीएम करूंगा। बताना मुझे कमेंट में सर ने तीसरा तरीका क्या बताया था आज की वीडियो में चेक करने का। स्टार्टिंग नहीं बताया था मैंने, सबसे पहले बताया था मैंने वो तरीका। ठीक है, चलिए जी, तो साफ करें इसको कि ना करें, कर दें, थोड़ा सा और बता दें, बताइएगा मुझे तरीका क्या है तीसरा पहचान करने का। छोड़ रहा हूं आपके लिए मैं, दो मैं आपको बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है,
इससे रिलेटेड था कुछ सॉल्वेंट वाला, इससे सॉल्वेंट से रिलेटेड था कुछ, वो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। अच्छा, एक खास बात, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी इसी में, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। कल बताया था कि आई नेगेटिव सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, फिर Br होता है, फिर Cl होता है, फिर F होता है। इसका मतलब सबसे जल्दी रिएक्शन आयोडीन वाले करेंगे, फिर ब्रोमीन वाले करेंगे, फिर क्लोरीन वाले करेंगे, और Rf तो भैया जी SN1 करते ही नहीं है, क्योंकि बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, जाता ही नहीं है। जब तक जाएगा नहीं तो आएगा कैसे न्यूक्लियोफाइल, तो ये SN1 करते ही नहीं है, या बहुत ही कम करते हैं, रेयर करते हैं। सबसे अच्छा बेचारा ये RI कर लेता है, छोड़ के चला जाता है। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और समझिए, ऐसी बात बताएंगे आपको तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक खास बात देखिए, जब भी कार्बोकटायन बनता है, बन रहा है ना इसमें, कार्बोकटायन अगर बनेगा, मैं देखिए भाई, मैंने पहले भी यह बात बोली है, मैं कोई सिमेट्रिकल में नहीं लिखता हूं, मैं समझा जरूर देता हूं हर चीज को, पॉइंट्स आप खुद पोज करके आराम से लिख सकते हो, मैं समझाता हर चीज को बड़े तरीके से हूं। ठीक है, कार्बोकटायन क्योंकि बन रहा है, तो जब भी कार्बन बनेगा ना, तो भैया रीअरेंजमेंट होने के चांस भी तो होंगे। तो अगर रीअरेंजमेंट होने के चांस होंगे ना, तो प्रोडक्ट कुछ और भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी। अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही होगी तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बन सकता है। और रीअरेंजमेंट कब होती है, रीअरेंजमेंट बेटा तब होती है जब एक कार्बोकटायन अगर स्टेबल ना हो, तो किसी तरह की शिफ्टिंग करने से, मैं वो शिफ्टिंग बाद में बताऊंगा, कि किसी तरह की शिफ्टिंग करने से अगर वो और ज्यादा स्टेबल बन सकता है, तो उस केस में रीअरेंजमेंट हो सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत तरह की शिफ्टिंग होती है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होती है, 1 to मिथाइल शिफ्ट होती है, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सब रीअरेंजमेंट में आते हैं। ठीक है, तो वो बताऊंगा बाद में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर SN1 मैकेनिज्म होगी तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा भैया जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन बच्चों ने 11th में पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें पता होगा कि क्या टर्म्स यूज होती हैं। जिन बच्चों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11th में नहीं पढ़ी है, तो डरने की बात नहीं है, मैं इस चैप्टर के बाद में उनको करवाऊंगा अलग से, ताकि आपको उससे +1 वाला बच्चों का टॉपिक भी क्लियर हो जाए और +2 वालों को भी समझ में आ जाए। बीच में नहीं घुसा रहा हूं मैं, हालांकि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर हो गया, या प्रदीप की बुक में हो गया, या अदर जो भी बुक्स हम देखते हैं बोर्ड लेवल पे, तो उनमें सब में ये बीच में घुसाया हुआ है टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 11th में नहीं है। लेकिन जो बच्चे जीओसी पढ़ चुके होते हैं, उन्हें 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवा दी जाती है। आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सब आता है, लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए, जो यूज होना है वो मैं अभी बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन जनरली हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बाद में करेंगे, मैं करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई लंबा टॉपिक नहीं है, वो एक क्लास का टॉपिक है, बट वो करवाऊंगा, मतलब से टेंशन मत लीजिए। अब एक मुझे समझाना क्या है, देखिए इसमें कार्बोकटायन बन रहा है ना, तो कार्बोकटायन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है कि नहीं होती है। देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो आपको ना पता हो, मैं सारी बातें वही बता रहा हूं जो आपने सुनी हुई है, बस उनको रिवीजन करना है। तो क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, तो कार्बोकटायन में sp2 मैकेनिज्म होती है। इसमें एक p ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है, होना भी चाहिए, खाली होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा भैया जी, वरना क्यों देगा, देगा ना। सुनिए, एक बड़ी काम की चीज समझिएगा, मैं आपको डायग्राम सुनाता हूं। देखिए होता भी है कि ये आपका एक हाइड्रोजन हो गया, मैं CH3 की बात कर रहा हूं, एक आपका ये इस तरह से हो गया, और एक आपका ये इस तरह से हो गया। मुझे नहीं पता आप कैमरे में से देख पाए नहीं देख पा रहे हो, बट ये कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से होगा, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और अरे यार कुछ ऐसे करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, ऐसे ये प्लेनर शेप हो गई, ये प्लेनर है भाई, एक ही प्लेन में है तीनों के तीनों। ठीक है, तो चौथा जो है हमारे पास वो अब ऐसे आ गया, p ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर आ गया ना, जो गया है वो यहीं से गया है, जो लिविंग ग्रुप गया वो यहीं से गया, ये तो अभी भी लगे हुए हैं, तो यहीं से गया होगा मतलब, तो इसके जाने के बाद वो क्या हो गया, प्लेनर हो गया, इसके जाने के बाद क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो अब ये प्लेनर है, तो इसका जो p ऑर्बिटल है जिसके साथ पहले लिविंग ग्रुप ने ओवरलैपिंग की हुई थी, अब वो p ऑर्बिटल खाली हो गया, क्योंकि लिविंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से इसको, अगर अब इसको देखो, मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे, ये प्लेन में हो गया, ठीक है, तरीके समझाने के लिए, और ये हो गया उसका p ऑर्बिटल। इसके आपको कितनी लोब दिखती है,
कितनी लोब दिख रही हैं? 2 लोब दिख रही हैं, ये वाली लोब ऊपर वाली लोब और ये नीचे वाली लोब दिख रही है। तो टाइम के लिए इसको हटा दो अब मैं। चलिए जी, ये लोब हो गई 2, ये 2 लोब हो गई। अब मान लीजिए जो हमारा लिविंग ग्रुप था उसने यहां से ओवरलैपिंग की हुई थी, यहां से, तो पहले वो कहां था? ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ था। अब क्योंकि वो प्लेनर हो गया है, क्योंकि वो प्लेनर हो गया है, तो अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है भैया जी, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के पास, अरे यार, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के पास कितनी जगह है लगने के लिए? उसे कोई बताएगा थोड़ी कहां लगना है। उसे तो दो लोब दिख रही हैं, ऊपर वाली लोब भी दिख रही है खाली और नीचे वाली भी दिख रही है खाली, यानी आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है भैया जी वो ऊपर की तरफ भी लग सकता है, मतलब वहां लग सकता है आके जहां पहले लिविंग ग्रुप था, या फिर उसके अपोजिट भी लग सकता है आके। तो हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आधे वो मिलेंगे जो जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर होगा, आधे वो जिसमें न्यूक्लियोफाइल नीचे होगा। तो ऐसा जो मिक्सचर मिलता है ना, ऐसा जो मिक्सचर क्यों मिलता है समझ में आया? क्योंकि पी लोब क्या होती है? खाली होती है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर भी आ सकता है, लोब के नीचे भी आ सकता है। तो ऊपर आएगा तो सेम वही प्रोडक्ट बन गया जैसा रिएक्टेंट था, जैसा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, और उल्टा हो गया तो इन्वर्ट हो गया, तो मिक्सचर हो गया, आधा ऐसा आधा वैसा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, इसको साफ कर लेता हूं मैं, हाथ से कर लेता हूं, इसको बोलते हैं रैकमिक मिक्सचर। रैकमिक मिक्सचर, इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी उनको पता होगा, उनको बोलते हैं रेसमाइजेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी ना तो उसमें रेसमाइजेशन होगी, मतलब आपको उसमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा शायद आपको थोड़ा सा इससे, आई होप। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये C है, ये C है, यहां H है, यहां H है और यहां H है, और यहां हम कहीं पर Cl लगा लेते हैं। इसके साथ आया OH नेगेटिव, हालांकि H लेना सही नहीं है क्योंकि ये तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी करता नहीं है, टर्शियरी करता है, तो उसको टर्शियरी बना देते हैं, ये तो हमारे हाथ में ही है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से 2 तरह, अगर SN1 फॉलो करता है तो 2 बातें हो सकती है, या तो ये यहां आके लगेगा सेम उसी साइड पे, तो कुछ जगह कुछ न्यूक्लियोफाइल तो ऐसा कर लेते हैं कि वो यहीं आके लग जाते हैं यहीं पे, और कुछ इसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि लोब तो यहां भी होगी। देखो अगर लोब यहां है, अगर लोब ये ऐसे ही है प्योर की प्लेनर में, तो ऐसे भी तो होगी, तो अगर यहां ओवरलैप हो सकता है तो यहां भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये CH3 एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, और OH यहां लगे तो मिक्सचर बन गया, तो उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो SN1 अगर होगी तो उसमें क्या होगा? आपका रेसमाइजेशन भी होगा। ये बात समझ में आ गई? काम की बात है ये भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको मैंने, क्लियर हो गया? चलिए जी, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया आपको समझाने का कि क्या आपको करना था। बस SN1 हमारा थोड़ा सा रह गया, आप तो आपको मेन पॉइंट मैंने सारे बता दिए। और अब अगर फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं होता है तो भैया जी कोई बात नहीं, हम है ना, हमारे पास भेजिए, हम इसलिए हैं, हम आपको सेवा देने के लिए तो हैं, आप सेवा लीजिए, हम सेवा देंगे। अब एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ऐसा कोई भी फैक्टर, ध्यान समझिए ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खासकर नीट जेई के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता हो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता हो, तो नॉर्मल सी बात है कि वो SN1 मैकेनिज्म को भी फेवर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पीड को बढ़ाएगा। अभी तो बताया कि टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, तो स्टेबल है तभी तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा आएगी, SN1 अगर होगी तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता हो वो SN1 को फेवर करेगा, SN1 की स्पीड को बढ़ाएगा। बात बेचे में दूसरी के, देखिए 2 रिएक्शन मान लीजिए, दो मेरे पास रिएक्टेंट हैं, एक दोनों में कार्बोकैटायन बनते हैं, दोनों में कार्बोकैटायन बनते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों SN1 फॉलो करते हैं, लेकिन कौन जल्दी करेगा, किसमें फास्ट होगी, बात वो आ गई। अब तो आप फैक्टर देखिए, पहले तो स्टीरिक फैक्टर देखिए, मतलब ये देखिए कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, वो मैं बताऊंगा, पॉइंट लिखवा दूंगा आगे में। बट मान लीजिए दोनों में टर्शरी ही है, दोनों टर्शरी है, लेकिन टर्शरी में फिर यही देखिए कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, किस टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर दोनों टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों का रेट सेम आएगा। लेकिन अगर दोनों टर्शरी में से किसी एक टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक टर्शरी की स्टेबिलिटी कम है, तो फिर तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा हो पहले से, वो तो स्पीड को बढ़ा देगा, और जो घटा रहा हो वो स्पीड को घटा देगा। पांडे जी सिंपल सी बात है, बढ़ाने वाला बढ़ाएगा, घटाने वाला घटाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं देखिए, अब जो बता रहा हूं काम की चीज बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकैटायन है,
सॉरी कंपाउंड है, इसके साथ यहां पर CH, अरे यार CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, इसको मैंने क्या कहा था, एलाइलिक कहा था, बताया था ना स्टार्टिंग में ही, तभी तो कहा था बेटा जी काम की चीजें हैं, सारी काम आएंगे आगे। एलाइलिक है ना, कार्बन के साथ क्या है आगे, डबल बॉन्ड है। ऐसे भी हो सकता था या ऐसे भी हो सकता था, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी तो एलाइलिक में आता है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, जिस कार्बन हेलोजन लगा हुआ है वो आगे डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है और उससे नेक्स्ट कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी एक तो मेरे पास ये है और एक ना, एक मेरे पास खाली ये है, तो दोनों में से कौन SN1 फास्ट करेगा, मुझे जरा बताना बेटा जी, कौन करेगा? सर जी ये करेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाए, लेकिन यहाँ तो ये फैक्टर है, क्योंकि ये क्या करेगा, क्या करेगा, देखो समझाता हूँ, इससे बताता हूँ, इसको आपने आप करके देखना, देखो टेन टेन, ये आपको सब +1 में पढ़ाया था, +1 में सब आता है, सब आपके या 2 आएगा भाई, सब आता है आपके सब, ठीक है। देखिए रेजोनेंस है ना, प्लस आर इफेक्ट हो गया, तो ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है ना, खत्म कर रहा है चार्ज को, तो स्टेबल कर रहा है, मतलब इसका मतलब इसी वजह से एलाइलिक क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर तो सर, ओ सर, ओ ओ हरे सर, क्या इसमें भी हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, मना किसने किया है पांडे जी, ये बेंजाइलिक में आ गए। तो अगर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनते हो या एलाइलिक कार्बोकैटायन बनते हो, तो उनकी स्टेबिलिटी हमेशा नॉर्मल कार्बोकैटायन से ज्यादा होती है, ज्यादा 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 ज्यादा, वाह 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 वाह, ज्यादा होती है। तो मतलब क्या होगा, मतलब उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, SN1 की रिएक्शन फास्ट होगी। तो एक तो सिंपल ये है, हम आपसे पूछता हूं, एक तो मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ठीक है, एक मेरे पास ये है, बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी फिर इसकी, इसमें तो रेजोनेंस बल्कि है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं इसमें, तो फिर भी मैं स्टेबिलिटी ज्यादा बना रहा हूं इसकी, ठीक है, बट हम इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको, इन दो में देखिए, है ना, तो या इन दो डबल बॉन्ड कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे इससे, तो ग्रेटर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, है ना। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ये दोनों क्या करते हैं, स्टेबिल, इनके क्वेश्चन है भैया आपके बुक्स में, MS चौहान बुक्स में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने बहुत सारे, इसलिए बता रहा हूं, टॉपिक सोल्व हो जाएंगे फिर आपके क्वेश्चन सारे के सारे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट इसी में देखिए, ये लास्ट पॉइंट बताया हूं SN1 का, बस फिर आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे SN1 से। क्या कह रहा हूं, कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी मुझे लगता नहीं कुछ रहा है, सब मैंने बता दिया आपको पॉइंट्स। देखिए ये है, ठीक है, मार्कर, यार मजा नहीं आ रहा आज मुझे मार्कर चलाने में, ये मार्कर मेरे मतलब के नहीं बन रहे, लगता है शायद कुछ करना पड़ेगा, हवन कुंड करना पड़ेगा, कुछ हवन कुंड करना पड़ेगा। देखिए एक तो यहां लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ठीक है, और एक मेरे पास है, ओ माय गॉड, दिस इज CH3। अब मुझे आपसे पूछना है, देखिए पहली बात तो ये दोनों हेलो एल्केन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, कभी बेंजीन देख के गौस तो होते ही नहीं है साथ में बेटा, ये हेलो एल्केन है, ये मैंने अभी तभी तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो बच्चे नया देख रहे हैं उनको बता दूं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहां मैंने सब बताया हुआ है कैसे देखते हैं हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है, ये sp3 कार्बन है, ठीक है ना। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ये +1 की बातें हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन पर चार्ज होता है पहले ही पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और चार्ज पॉजिटिव बढ़ेगा, हमें तो कम करना है, ये तो बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये स्पीड को कम करेगा, रिएक्टिविटी को कम करेगा, मतलब इसकी SN1 को रिएक्शन को शो करने की एबिलिटी इससे कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वही तो चाहिए है कि जितना कार्बन का आयन स्टेबल होगा उतनी स्पीड
ज्यादा होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे पॉइंट्स जो मैंने आपको SN1 और SN2 के बारे SN1 के बारे में बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए। ऐसा एक पॉइंट और रह गया भाई इसी में भी स्टेबिलिटी चेक करने का। क्या देखिए, अगर मैं बोलता कि मेरे पास ऐसे है CH2, यार 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 क्या करें हम, गर्मी हो गई है ना। CH2O, इसके पास लोन पेयर है CH2 और फिर ये Cl। हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये है मेरे पास। अब अगर हमें इसकी स्टेबिलिटी पूछनी हो, इसकी स्टेबिलिटी हमें देखनी हो, तो देखो हीटेरो एटम क्या है, हीटेरो एटम के पास लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? देखो ये यहां पर प्लस हो गया, हेलोजन जाने के बाद कार्बोकटायन बन गया। अब इसके पास क्या है, खाली p ऑर्बिटल है। ये सब आपको रेजोनेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है +1 में, मैं फिर भी बता रहा हूं। खाली हो गया, p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो इसका मतलब जो ये लोन पेयर हैं, ये रेजोनेंस की वजह से यहां आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इसको स्टेबल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन, मैं लिख हिंदी बोल रहा हूं, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है और उससे नेक्स्ट हीटेरो एटम प्रेजेंट है, हीटेरो मींस ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जिसके पास लोन पेयर हो, वो भी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब कुछ केसेस में बेटा क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, आपको वो ऐसे देते हैं रिंग बना के, ऐसे बच्चे डर जाते हैं, ओहो ये तो पढ़ाई नहीं कहीं, ओ तेरी ये दे दिया सर ने, तो कमाल ही कर दिया भाई, ऐसे दे देते हैं। फिर पूछ लेते हैं, बताओ भाई स्पीड क्या आएगी इसके अंदर। अरे डर क्यों रहे हो पांडे जी, आप ये देखो सारे sp3 है, ये जाएगा तो यहां प्लस आएगा, ये प्लस आएगा तो ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाएगा, तो स्टेबल कर देगा। तो डरने वाली बात नहीं है, रिंग रूम को देख के डरा मत कीजिए, कंसेप्ट वही लगते हैं सारी जगह, बस पहचान करनी सीख लीजिए। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। यहां पे कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, मुझे बता दीजिए बस आप कि दिक्कत हुई या नहीं हुई। मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी। तो ये हमने SN2 के बारे में समझ लिया क्या होता है। एक चीज और रहेगी बस SN2 के अंदर, छोटी सी है वो, ये क्वेश्चन है उसका एक, इसलिए बता रहा हूं, उसका एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, MS चौहान सर की बुक के अंदर क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, लेकिन मैं उसका आंसर करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक SN1 की, वो उन्होंने पूछी हुई है बुक के अंदर, उसके अंदर कि बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो SN1 को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको मैं सीधा आंसर बता रहा हूं। देखिए यहां हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, खाली एनर्जी लिख सकते हो, ये रिएक्शन कोड, ये सब काइनेटिक्स का पार्ट है भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से पांडे जी देखिएगा, ये रिएक्टेंट है, ये क्या करता है, पहले बहुत हाई एनर्जी में गया, कहां गया, जहां पर R और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, टूटा नहीं है, टूट रहा है, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। फिर टूटने के बाद वो क्या बना, कार्बोकटायन, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन है तो इंटरमीडिएट, तो एनर्जी तो रिएक्टेंट से हाई रहेगी। फिर 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 क्या होगा, फिर पांडे जी वो क्या बन गया, अब R और NU के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी फिर हाई होगी, और फिर वो बनने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्टेंट हो गया, है ना। तो जो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो कौन देता है, वो सोलवेंट देता है, ठीक है। यहाँ केस में कौन देता है, सोलवेंट देता है। तो यहां पर क्या बन रहा है आपका, कार्बोकटायन बन रहा है। दो स्टेप हो गए ना, दो स्टेप रिएक्शन होगी। ग्राफ ऐसे तो पढ़ते थे हमने काइनेटिक्स के अंदर, टू स्टेप रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ है जो आपको पेपर में करना है, आंसर आपको करना है। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे बेसिकली, SN1 के पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। अगर अब भी आप ऐसा एक पॉइंट और रह गया, बट मैं वो SN2 पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ताकि तो दोनों में आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, वरना अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज SN1 मैकेनिज्म का। जितने भी क्वेश्चन आपको SN1 के दिखे, SN1 के जितने क्वेश्चन दिखे कर डालिएगा इन पॉइंट्स के साथ, और फिर भी ना होना हम पढ़े हैं हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में SN2 के साथ, और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सर मजा आया पढ़ने में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।